गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों के बारे में। सीखने के जो नियम हैं वो क्या हैं और उनकी उपयोगिता क्या है, उनको यूटिलाइज हम किस तरीके से कर सकते हैं क्लासरूम में, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। आज पार्ट 1 में जो है हम केवल और केवल जो सीखने के मुख्य नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सन 1920 में जिन सीखने के नियमों की व्याख्या की वे आज भी काफ़ी प्रचलित हैं और उनका बहुत सारा यूज़ भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम सीखने के इन नियमों का यूज़ करते हैं अपने क्लास में पढ़ाते समय तो हम अपने शिक्षण कार्य को बहुत ही प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है ना। और इन नियमों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक भाग है सीखने के मुख्य नियम और दूसरा भाग है सीखने के सहायक या गौण नियम। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सीखने के मुख्य नियमों के बारे में जानेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो सीखने के मुख्य नियम हैं वो तीन हैं। कितने हैं बच्चों? तीन हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीन नियम यहाँ पर हमें बताए गए। तो आइए देखते हैं तत्परता का नियम क्या कहता है। तत्परता का नियम यह बताता है कि सीखने वाला व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है और किन किन परिस्थितियों में उसमें खीज उत्पन्न होती है। खीज मतलब गुस्सा होता है, नाराज हो जाता है या फिर चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। ठीक है, किन परिस्थितियों में वो सेटिस्फाई होगा, किन परिस्थितियों में वो क्या होगा, खीज उसमें उत्पन्न होगी, एनोइंस उसमें उत्पन्न होगा। इन परिस्थितियों के बारे में तत्परता के नियम में थॉर्नडाइक महोदय ने बताने की कोशिश की है। जब किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है, जब वो किसी कार्य को करने के लिए क्या हो, तत्पर हो, ठीक है, रेडी हो, और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो उसे उस कार्य को करने में संतोष प्राप्त होता है, मतलब उसमें सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है। क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। हमारा कुछ कार्य करने का मन हुआ, हमारा कुछ सीखने का मन हुआ और हमने जो है उस कार्य को सीखने की आज़ादी है, तो अगर हम उसे सीखेंगे तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमें संतोष प्राप्त होगा। लेकिन क्या होता है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है? मान लीजिए मैं किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं हूँ, मतलब मैं आपको पढ़ाने के लिए क्या तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे पढ़वाया जाए तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, मुझमें खीज उत्पन्न होगी, मुझमें गुस्सा आएगा। ठीक है ना। तो जब किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है फिर भी उससे हम किसी कार्य को कराते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? खीज उत्पन्न होगी। ठीक है ना, वो गुस्सा करेगा। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, कि भाई अब क्या हुआ इसमें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को जबरदस्ती वो कार्य कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जबरदस्ती, बाध्य कर दिया जाता है। तब उस व्यक्ति को क्या होगा? तब भी उस व्यक्ति में क्या होगी? उसमें खीज उत्पन्न होगी, क्योंकि वो भी कार्य उसे क्या है, बिना मर्जी के कराया जा रहा है। कैसे? बाध्य कर दिया जा रहा है, उसे जबरदस्ती कराया जाता है। तो अब बात होती है ये कि व्यक्ति के अंदर जो संतोष होगा और खीज होगी, क्या होगी? खीज। ये दोनों ही किस पे निर्भर करेंगी? आपकी तत्परता पे। किस पे? तत्परता पर निर्भर करेगी। ठीक है ना। कैसे करेगी आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसका जो है इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट हम इस तरीके से करेंगे कि भाई सबसे पहले क्या होगा कि जो शिक्षक है उसे बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए कि बच्चे में क्या एटीट्यूड है और क्या एप्टीट्यूड है। ठीक है, जिससे उसकी तत्परता का उसे सही सही ज्ञान हो जाता है कि बच्चा किन किन कार्यों को करने के लिए तैयार होगा और किन किन कार्यों को करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर पता चल जाएगा तो उनकी तत्परता के अनुरूप हम शिक्षण कार्य कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों को बालकों की तत्परता के अनुरूप शिक्षण कार्य करना चाहिए। उन्हें अपने अध्यापन कार्य में उन विषयों पर अधिक बल देना चाहिए जिनकी ओर, ये और नहीं है, ये और है। ठीक है ना, क्या है? और है, जिनकी ओर बालकों की तत्परता तथा रुझान अधिक हो। तो शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में उन विषयों पर अधिक बल देना चाहिए, उन टॉपिक्स पे अधिक बल देना चाहिए जिनकी तरफ बच्चा क्या है, ज़्यादा तत्पर है, जिसकी तरफ उसका रुझान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी परिस्थिति में बालकों में आत्म संतोष अधिक होगा और वे विषय को ठीक ढंग से सीखकर लंबे समय तक धारण किए रहेंगे। अगर हम क्या करते हैं बच्चों की तत्परता के अनुरूप, ठीक है, तत्परता और रुझान दो चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, उनका रुझान किस तरफ है, अगर उनकी तत्परता और उनकी रुझान को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम क्या करते हैं शिक्षण कार्य करते हैं तो उन बच्चों में आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की उन्हें प्राप्ति होगी और वो क्या करेंगे, हंसी खुशी से उस टॉपिक को, उस विषय को ठीक प्रकार से सीख लेंगे। और जब ठीक प्रकार से सीखेंगे तो वो टॉपिक, वो विषय उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तत्परता का नियम। नेक्स्ट नियम है हमारा अभ्यास का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं। तो अभ्यास का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है।
आपने सुना भी होगा, कई बार सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग या आपके जो भी सीनियर्स रहे होंगे वो बार बार कहते होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जब व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है तो उसके अंदर पूर्णता आ जाती है, उस कार्य को क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से वो सीख लेता है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का जो संबंध है वो मजबूत होता है। आपका एस और आर, एस मतलब ये उद्दीपन हो गया और आर मतलब ये अनुक्रिया हो गई, मतलब स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, बॉन्ड। वो बॉन्ड कैसा बनेगा, मजबूत होगा। कैसा होगा, मजबूत होगा। और थॉर्नडाइक महोदय ने भी यही बताया कि जब बॉन्ड आपका मजबूत होगा तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सीख लेगा। तथा अभ्यास रोक देने से यह संबंध कमजोर पड़ जाता है या उसका विस्मरण हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपने उस समय उस टॉपिक को पढ़ते होंगे तो वो आपके मस्तिष्क में रहा होगा, आप उसे सीख गए होंगे, वो आपको याद रहा होगा। लेकिन अब आपका ग्रेजुएशन हो गया, वो टॉपिक सारे खत्म हो चुके हैं, अब वो आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं, तो उनका क्या हो गया, विस्मरण हो गया। विस्मरण हो गया मतलब जो आपका एस और आर के बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा हो गया, कमज़ोर हो गया। कैसा हो गया, वो बॉन्ड कमज़ोर हो गया। और जब बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा, विस्मरण हो जाएगा, आप उन चीज़ों को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। यदि हम बार बार किसी पार्ट को दोहराते हैं तो उसे हम सीख जाते हैं, हकीकत है, ये तो सत्य है। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है। मतलब कहने का जब हम चीज़ों को उपयोग में लाते रहते हैं तो वो चीज़ें हमारे याद में रहती हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो इसी को थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा है, उपयोग का नियम कहा था। दूसरी तरफ जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं, और जब हम उसे भूल जाते हैं तो इसी के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने क्या बताया है, अनुपयोग का नियम कहा है। इसके अंतर्गत दो नियम आ गए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए, शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में अधिक से अधिक पाठ को दोहराने का अवसर दें। रिवीजन बहुत होना चाहिए, एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। बार बार हम क्या करें, उन पाठों को, उन टॉपिक्स को दोहराएं। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र को सीखे गए पाठ को अधिक दिनों तक याद किए रहें। इसके लिए शिक्षकों को क्या चाहिए कि वे छात्रों को बीच बीच में सीखे गए विषय को देखते रहना, क्योंकि वो बार बार कहते रहें कि बेटा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था उस टॉपिक को आप तैयार करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा या वो आगे चल के आपके बहुत काम में आने वाला है। इस तरीके से बच्चों को क्या बताते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को कक्षा में यह बात समझा देनी चाहिए कि यदि छात्र सीखे गए विषय को बीच बीच में दोहराते नहीं रहेंगे तो उसका विस्मरण हो जाएगा। ये भी बता देना चाहिए कि अगर बेटा आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे किसी भी टॉपिक का या किसी सब्जेक्ट का तो क्या होगा, उसका विस्मरण हो जाएगा, वो आपकी मेमोरी से बाहर चला जाएगा, आप उसे भूल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम प्रभाव के बारे में बताएगा। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या फिर खींच उत्पन्न करेगा, या तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर आपको क्या, खींच मिलेगी, एनोयंस मिलेगा। ठीक है, प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है। ठीक है, अगर मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ, किसी अनुक्रिया को कर रहा हूँ और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं उस कार्य को सीख जाऊँगा। ठीक है, मैं उस कार्य को सीखूंगा अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो। लेकिन अगर किसी कार्य को करने से खीज उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, खीज, एनोइंस अगर उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता। अगर मान लीजिए किसी भी कार्य को करने से अगर हमें दुख मिलता है, परेशानी मिलती है तो हम उस कार्य को नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम उस कार्य को नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसे भूल जाते हैं और भूलना ही चाहते हैं हम बुरी चीज़ों को। यदि व्यक्ति को अनुक्रिया करने के बाद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, क्या आप दें, अगर हम उसे रिवार्ड दें, ठीक है, तो बच्चा उस अनुक्रिया को क्या करेगा, सीख जाएगा। ठीक है, और उसे संतोष मिलेगा, क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो उसे सीखेगा। इसी के विपरीत अगर हम बात कर लें दंड की, किसकी बात कर लें, दंड की, तो दंड देने से बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न होगी, खीज उत्पन्न होगी। ये थॉर्नडाइक महोदय ने 1920 के समय बात कही थी। लेकिन अब 1930 का जब समय आया तो लोगों ने फिर इसकी थोड़ी सी आलोचना की। ठीक है, तो 1930 के बाद थॉर्नडाइक महोदय ने अपने इस प्रभाव के नियम में संशोधन किया और बताया कि पुरस्कार और दंड, ठीक है, पनिशमेंट हो चाहे रिवार्ड हो, ठीक है ना, उन्होंने बताया कि पनिशमेंट हो चाहे रिवार्ड हो, ठीक है, इन दोनों का प्रभाव कैसा होता है, बराबर बराबर होगा, सेम होगा इन दोनों का इफेक्ट, और ये एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे से क्या, उल्टे नहीं हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं आगे, पुरस्कार के प्रभाव से किसी अनुक्रिया को दोहराने की संभावना तो बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया तो हमने उसे एक टॉफ़ी दे दी या शाबाशी दे दी या कुछ भी चीज़ उसे गिफ्ट कर दी एज ए रिवार्ड, तो वो उस कार्य को और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा चीज़ों में। लेकिन
दंड से किसी अनुक्रिया को दोहराने की संभावना कम नहीं होती। लेकिन आप ये सोचो कि हम किसी बच्चे को मारें पीटें और उसके बाद वो जो है अनुक्रिया उसकी कम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गाली देनी होती है, ठीक है, चोरी करनी होती है, शरारत करनी होती है, तो आप उन्हें कितना भी पीट लीजिए उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो रियलिटी है, फैक्ट है, ठीक है। तो उससे जो है उस अनुक्रिया को दोहराने की जो संभावना है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो संभावना कम नहीं होती है। फिर क्या होता है कि 1930 के बाद से यह जो प्रभाव का नियम था वो आधा ही सत्य रह गया। कितना सत्य रह गया? आधा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भैया दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। जो आपका एसआर बॉन्ड है वो कैसा होगा? स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दंड है, क्या है? जो दंड है, दंड से वो कमजोर नहीं होगा, ठीक है। आप ये सोचो कि एसआर बॉन्ड है, हमने उसमें पनिशमेंट दिया, और तो अगर हम पनिशमेंट दे दें तो ये बॉन्ड कैसा हो जाए? वीक हो जाए? नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण आपके सामने, जीवंत उदाहरण होंगे कि जो बच्चे नहीं सुधरते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इस प्रभाव के नियम की थोड़ी सी उपयोगिता देखते हैं कि क्या उपयोगिता है। शिक्षकों को कक्षा का वातावरण डरावना बनाकर नहीं रखना चाहिए। शिक्षकों का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति वो फ्रेंडली होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। डरा धमकाकर बच्चों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डरा धमका के रखेंगे तो बच्चा कुंठित हो जाएगा, ठीक है ना। बल्कि उन्हें कक्षा का वातावरण ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि उसमें छात्र अधिक से अधिक खुश हों और अध्यापन कार्य से संतुष्ट हों। बच्चे खुश रहें, ठीक है। और जो भी जब बच्चे खुश होंगे, बच्चों के माइंड में टेंशन नहीं होगी, तो टीचर जब भी जो कुछ भी पढ़ाएगा उससे बच्चे क्या होंगे? सेटिस्फाई हो जाएंगे और उससे वो सीख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बताता है कि शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि उन्हें अधिक से अधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो। जब उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और वे सीखने में शिक्षकों को अध्यापन कार्य समय से ये मुझे लग रहा है डबल टाइप हो गया, ठीक है ना, उत्साह बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे वो क्या हो? सीखने के लिए प्रोत्साहित हो सके। ये डबल है, इसे आप क्या कर लेना? काट देना, ठीक है ना, ये सब काट देना, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों को अपनी पुरानी आदतों का प्रयोग अर्थात दंड, ठीक है, जो पनिशमेंट देने की पुरानी प्रथा है उसका क्या प्रयोग ना के बराबर ही करना चाहिए। क्योंकि प्रभाव के नियम से स्पष्ट हो गया कि दंड एक प्रभावकारी प्रविधि नहीं है। आप ये सोचो कि दंड के माध्यम से आप उनकी खराब आदतें या गंदी आदतों को आप छुड़वा दोगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये थे प्रभाव के 3 नियम, नहीं सॉरी, ये थे आपके सीखने के 3 मुख्य नियम, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन में जो भी नेक्स्ट हमारा जो है वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे सीखने के सहायक या गौण नियमों की, ठीक है ना। तो हम उन गौण नियमों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और उसे समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक यू।